गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेलमेंट की। बेलमेंट का मतलब क्या है। बेलमेंट में जो ये जो वर्ड है बेलमेंट, जिसको हम हिंदी में निक्षेप कहेंगे, ये फ्रेंच एक वर्ड है बेलर, उससे निकल कर आया है। और इसका मतलब होता है कि आप कुछ देते हैं, किसी को डिलीवर करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेलर के पास हम जा रहे हैं, एक सूट सिलवाना है, हमें स्टिच कराना है, तो हम उसको अपना सूट देंगे और स्टिचिंग के बाद वो हमें हमारे से पैसे लेकर, जो भी उसका बनता है, कोई जो भी वो उसके चार्जेस हैं वो लेकर हमें वो सूट वापस कर देगा। तो अब इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा, दो पर्सन थे। एक पर्सन ने अपनी एक चीज़ दूसरे पर्सन को दी और दूसरे पर्सन ने उस चीज़ में कुछ चेंजेस किए और उसके बाद वापस उसको लौटा दिया, और उसके बदले में क्या लिया, प्रतिफल लिया, यानी कि उसके बदले में चार्जेस लिए। तो ये क्या हुआ, यही हमारा बेलमेंट है। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई वस्तु, अपनी का मतलब जिसके ऊपर उसका अधिकार है, जिसके ऊपर जिसका वो मालिक है, तो अपनी कोई वस्तु अगर इस उद्देश्य से देता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या उसकी कोई रिपेयर करनी है या और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, और उसके बाद वो जो है वस्तु वापस उसके पास आ जाएगी जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और उसके बदले में वो उसे प्रतिफल दे रहा है, तो इसे हम बेलमेंट यानी निक्षेप का अनुबंध कहेंगे। राइट। अब मैं एक एग्जांपल और उठा रही हूँ कुछ और बातें क्लियर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक फंक्शन है और काफ़ी सारे गेस्ट आने हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपके यहाँ पे चेयर्स की कमी पड़ गई। ठीक है, तो आपने सोचा कि पड़ोस में से कुछ चेयर्स, कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो मंगवा ली जाएं, जो कि आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनके घर से आपने क्या किया, कुछ चेयर्स जो हैं वो ले ली। और जब आपके घर का फंक्शन कंप्लीट हो गया तो आपने वो चेयर्स उनको वापस कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपने घर कुछ गेस्ट आए हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए आपको जिस सामान की ज़रूरत पड़ी उस सामान के लिए आप पड़ोस के घर में गए और उनसे वो सामान लिया, और उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो गया आपने वो सामान उनको वापस कर दिया। लेकिन इसके बदले में आपने उनको क्या दिया, कुछ दिया और नहीं दिया। ठीक है ना, उन्होंने तो आपको चेयर्स दी, आपका काम हो गया, आपने उसको उनके बदले में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी दोनों एग्जाम्पल में फ़र्क समझ में आया आपको। पहले में टेलर ने पैसे लिए थे और दूसरी में कुर्सियों के बदले में हमने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन दूसरा केस भी बेलमेंट का ही है। तो एक बात और निकल कर सामने आई बेलमेंट की, कि बेलमेंट में प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का सामान या अपनी वस्तुएं किसी के पास रख रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ चार्ज करेंगे या फिर चार्ज नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, कि आप अगर मोची से चप्पल ठीक करवाने जा रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा ना, उसके बदले में आपसे चार्जेस लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पड़ोस से कोई सामान ले रहे हो, आप अपनी फ्रेंड से एक बुक उधार लेते हो, 2 दिन के बाद आप एक चैप्टर कंप्लीट करके उसको बुक वापस कर रहे हो, तो क्या वो उस बुक के बदले में आपसे किराया लेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हैं ये दोनों ही केस बेलमेंट के। ओके, तो अब बेलमेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, हैंड ओवर करना गुड्स को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चीज़ें देना, और किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ये चीज़ें दी और ली जाती हैं, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो गुड्स वापस उसके मालिक के पास आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इससे इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहेंगे। राइट। सो एक छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके फीचर्स पे। तो आपने जितनी बातें समझी वो सारे ही इसके जो हैं फीचर्स हैं। जैसे बेलमेंट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी से बात करेंगे कि आप पड़ोस के घर जाएंगे, चेयर्स मांगेंगे ना उनसे। अब वो अगर ना मना कर देगा तो फिर तो ख़त्म, फिर तो कोई बेलमेंट होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो आपको अपनी चेयर्स दे ही नहीं रहा है।
अगर टेलर के पास मैं सूट लेकर जाती हूँ और टेलर कहता है जी मैडम मेरे पास बहुत काम है, अब मैं नहीं ले सकता आपसे, आप ऐसा करो कुछ दिन वेट कर लो, मैं सूट लेकर वापस आ गई हूँ, कहाँ हुआ बिलमेंट? नहीं हुआ ना। तो बिलमेंट कब होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल दे रहा है, दूसरा एग्री कर रहा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल है यानी कि इसमें कोई भी अड़चन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बिलमेंट भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आ जाते हैं बिलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स। बेलमेंट याद रखना हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है। बेलमेंट हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है। मूवेबल गुड्स का मतलब जो गुड्स को मूव कर सकते हैं। फर्नीचर है, ज्वेलरी है, चेयर्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन लैंड है, बिल्डिंग है, कोई ऐसी चीज़ जो मूव नहीं हो सकती वो मूवेबल गुड नहीं होती, वो इमूवेबल होती है और उसको हम बेलमेंट नहीं कर सकते। ओके, ये रूल है। ठीक है जी। फिर आ रहा है बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स का इसका मतलब समझिए, बेलमेंट में क्या शामिल होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन का मतलब समझते हैं अधिकार क्षेत्र। पहले सूट मेरे पास था, अब मैंने सूट टेलर को दे दिया है, तो मैंने फिजिकली उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया है, डिलीवर किया है उसको, राइट। आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स, आई हैव डिलीवर्ड द सूट, आई हैव डिलीवर्ड द शूज़, ठीक है, टू सम अदर पर्सन बिकॉज देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्पस बिहाइंड दैट। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। रीज़न भी बाद में बात करेंगे, पहले ये मानकर चलिए कि जो डिलीवरी करना ज़रूरी है। जब चीज़ें आपके ही घर में रहेंगी तो फिर बेलमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। बेलमेंट में वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को जाना ज़रूरी है, ये कंडीशन है इसकी, राइट। फिर आ जाता है ट्रांसफ़र अंडर बेलमेंट इज़ टेम्परेरी। अब मैंने सूट दिया है टेलर को, परमानेंटली नहीं दिया ना, वो सूट सिलकर मुझे वापस करेगा। मैंने मोची को चप्पल दिया है, परमानेंटली नहीं दी ना, वो मुझे वापस करेगा ठीक करके, ठीक है ना। मैंने पड़ोसी की से चेयर्स ली हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ली हैं, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको वापस कर दूँगी। तो इसका मतलब है जो ट्रांसफ़र हुआ था, ये यहाँ पे जो हमने ट्रांसफ़र किया था ये टेम्परेरी था। ओके, मालिक के पास वापस वो चीज़ें आनी ही आनी है। फिर है गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू द अदर पर्सन। गुड्स जो है दूसरे पर्सन को डिलीवर होनी चाहिए। ये अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया। एक सेकेंड ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 आपको सेम लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कहता है कि गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन, ये तो डिलीवर होनी ही चाहिए, वो तो हमने पहले भी बोला है, कोई नई बात इसने नहीं बताई है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, आप गुड्स का अधिकार उसको दे दोगे। एक तो गुड्स दोगे ही दोगे, गुड्स का मतलब होता है सामान दे रहे हो, सामान देने का मतलब सामान का अधिकार देना होता है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, आपने अधिकार दिया है उसको एक तरीके से। मतलब ये मत समझिए कि आपने इसको ऑनर बना दिया, ऑनर अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आपने एक तरह से उन गुड्स को उसके पास, वो अपने पास रख सकता है, उस चीज़ का अधिकार दिया है। और जिस पर्पज़ के लिए, अब जैसे टेलर को मैंने सूट दिया और मैंने कह दिया कि भैया सूट को हाथ मत लगाना, भाई बिना सूट को हाथ लगाए वो कैसे काटेगा और कैसे स्टिच करेगा, है ना। तो जिस पर्पज़ के लिए मैंने दिया है उसको सूट, उसको एक अधिकार दिया है कि वो उसके ऊपर ऑल्ट्रेशन या उसके ऊपर स्टिचिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है गुड्स की डिलीवरी होना ज़रूरी है। डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ रखी है और उसके पास गई नहीं तो अधिकार कैसे दोगे? अधिकार तभी दोगे जब सामान उसके पास जाएगा, ठीक है ना। इन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आप मर्ज भी कर सकते हो। 3 और जो 3rd और 5th पॉइंट है ना, इसको मर्ज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेलर हैज़ अ राइट टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। और बेलर के पास ये अधिकार होता है कि वो गुड्स मांग सकता है। ये नहीं है कि आप कुर्सियाँ लेकर बैठ गए परमानेंटली और आप पूछ भी नहीं रहे, वापस भी नहीं दे रहे हो, तो मैं जब चाहूँ या पड़ोसी जब चाहे आकर अपनी कुर्सियाँ वापस लेकर जा सकता है। ओके जी। सो बेलर के पास राइट है। हालांकि बेलर के पास राइट नहीं है, बेलर के पास बहुत और भी राइट्स हैं। इवन बेली के पास भी राइट्स हैं जिनकी हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि ये इसके फीचर्स थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अभी अभी हमने इतनी देर ये डिलीवरी के बारे में बात करी, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तभी सफल होता है या जब ही पूरा होता है जब डिलीवरी होती है गुड्स की
किसको, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब ये डिलीवरी कितने प्रकार की होती है, तो डिलीवरी का मतलब समझ में आया ना। डिलीवरी का मतलब होता है पोजेशन दे देना, किसी को वस्तुओं से संबंधित अधिकार दे देना। गुड्स आर गिवन टू द पोजेशन ऑफ द बेली। पोजेशन का मतलब होता है उसके अधिकार क्षेत्र में अपनी गुड्स को भेज देना, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट। अब ये डिलीवरी हमारी 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। नंबर 1 इज़ एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब ये है कि मैंने एक बुक उठाई और आपके हाथ में रख दी, दैट इज़ एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, आप पड़ोसी के घर गए और उसने आपको चेयर्स जो हैं उठवा के आपके घर भिजवा दी, दैट इज़ एक्चुअल डिलीवरी। तो फिजिकली जब गुड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाती हैं उसे हम कहेंगे एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरे नंबर पे आ रहा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा हमने कुछ ऐसा एक्ट किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे डिलीवरी मतलब शो हो रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने एक टीवी ख़रीदा, मैं एक शॉप पे गई और मुझे एक टीवी पसंद आया, मैंने टीवी ख़रीद लिया, पैसे दे दिए, लेकिन तभी उसने डेमो करके दिखाया मुझे और टीवी की वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी लगी मुझे। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा ठीक करो आप। तो उन्होंने कहा जी आज तो हमारा मैकेनिक नहीं है, आप ऐसा करो टीवी छोड़ जाओ, कल हम आपके घर डिलीवर कर देंगे, राइट, ओके जी। अब आप ये बताइए कि मैं जो है पहले जब दुकान पे मैं गई तब तो मैं कस्टमर थी। कस्टमर का मतलब अभी तक मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, मैंने शॉप पे जाकर टीवी पसंद किया और अब टीवी की ऑनर कौन हो गई, मैं हो गई। लेकिन टीवी तो मैं वहीं छोड़ के आ गई, टीवी मैं वहीं छोड़ के आ गई ना, और मैं घर आ गई। अब टीवी जो उसकी दुकान पर रखा है वो मेरी अमानत है, वो मेरी चीज़ है। पहले टीवी उसकी दुकान पर उसका हक था, उसकी प्रॉपर्टी थी, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है उसके पास, राइट। मैं उसको उसकी दुकान पर क्यों छोड़ के आई हूँ? एक तो ये होता है ना कि मैं टीवी घर लेके आती, फिर चला कर देखती, फिर मुझे लगता ओ माय गॉड आवाज़ नहीं है, चलो ठीक है, फिर मैं उसको वापस शॉप पे लेके जाती, फिर मैं उसको दे के आती। तो ये बाद में वाला जो प्रोसेस था कि मैं टीवी दे के आती, वो भी तो बिलमेंट ही होता ना। मैंने मेरी चीज़ रिपेयर करने के लिए दुकानदार को दी, हो गया ना। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई, बाई चांस मैंने तभी चेक कर लिया और मुझे टीवी की वॉल्यूम में कमी लगी तो मैंने उसको तभी बोला और उसने कहा जी टीवी छोड़ जाओ और आपको हम अब 2 दिन के बाद ही दे पाएंगे। फिर तो मैंने अब उसकी दुकान पे ही छोड़ दिया है, मेरा उससे डील हो चुकी है, मेरा उस टीवी की सेल हो चुकी है, मैं ऑनर बन चुकी हूँ, लेकिन मैं टीवी उसकी दुकान पर ही छोड़ कर आ रही हूँ। तो इसका मतलब एक तो था ना कि मैं घर टीवी लेके जाती और फिर आकर उसको देती, वो होती एक्चुअल डिलीवरी। एक ये है कि अब उसकी दुकान पर जो टीवी रखा है वो अब मेरी अमानत के तौर पे रखा है, ये मानकर चलिए कि टीवी मैं डिलीवर उसको करके ही आ रही हूँ, है कि नहीं। टीवी उसको मैंने हाथ में नहीं पकड़ाया, क्या यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसके पास जो है ऑलरेडी जो चीज़ रखी है उसको मैंने अपना समझ के ही तो रखा है ना, मेरी ही चीज़ हो गई और उसने मेरी चीज़ को अपना समझ के रखा, मतलब उसने मेरी चीज़ को मेरा ही समझ के अपने पास रिपेयर के लिए रखा है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का रूप माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा टोकन डिलीवरी। अब टोकन डिलीवरी में ये होता है कि कई बार चीज़ थोड़ी भारी है, जैसे अलमारी है मान लीजिए, अब अलमारी में कुछ सामान पड़ा है, आपने मुझसे वो सामान मांगा है, मैं पहले जाऊँ अलमारी खोलूँ और आपको दूँ, इससे अच्छा मैं अलमारी की चाबी मैंने आपको पकड़ा दीजिए, लो जी सामान ले लो। या अगर मुझे पूरी की पूरी अलमारी आपको देनी है कुछ टाइम के लिए तो मैं अलमारी की चाबी दे देती हूँ, या अलमारी उठा के आपके हाथ में रखूँगी नहीं ना। चाबी देने का मतलब यही होता है। कागज़ देने, कई बार क्या होता है कि गाड़ी बेची है हमने तो गाड़ी के क्या देते हैं, पेपर्स ही तो देते हैं। तो पेपर्स क्या होती है, वो टोकन डिलीवरी है, किसका मतलब होता है गाड़ी आपकी हुई, ठीक है। हालांकि वो बेच नहीं रहे, मैं यहाँ बेचने की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, बेचने का मतलब तो यही होता है कि आपने तो मालिकाना हक ही छोड़ दिया, आपने उसकी ऑनरशिप ही छोड़ दी। आप ऑनरशिप नहीं छोड़ रहे हो, आप उसको थोड़े टाइम के लिए गाड़ी दे रहे हो। तो ऑब्वियसली जब वो गाड़ी लेकर जाएगा तो उसके पास गाड़ी के पेपर्स तो होने चाहिए ना, कि रास्ते में अगर मान लीजिए कोई उसको पुलिस वाला चेक करता है तो पेपर्स के बगैर कैसे गाड़ी चलाएगा। इसीलिए आपने उसको पेपर्स दिए, आपने गाड़ी के पेपर्स उसके नाम पे नहीं करवाए हैं, आपने गाड़ी के पेपर सिर्फ उसको हैंड ओवर किए हैं, ताकि जितने दिन वो गाड़ी रखेगा उसके बाद वो गाड़ी आपके वापस आएगा ही ना, तो आपके पेपर्स भी आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके की डिलीवरी को हम कहेंगे टोकन डिलीवरी। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, तो डिलीवरी का बात समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इन बैंक अवेलमेंट। आप बैंक में जाते हो, 1000 रुपये जमा कराते हो, क्या वो बेलमेंट है? सोच कर देखिए, 1000 जमा कराए,
तो ऑब्वियसली बैंक कल को ना कल को मैं जब भी मांगू कि मुझे दे देगा, तो देखने में तो बेलमेंट लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेलमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्योंकि बैंक और मेरा जो कनेक्शन, जो रिश्ता है ना, वो बेलर और बेली का नहीं है, वो रिश्ता है डेटर और क्रेडिटर का। और बैंक को मैं जो 1,000 रुपये देती हूँ ना, वो उसी फॉर्म में मुझे वापस करे। अब मान ली मैंने 100 के 10 नोट दिए, जब वापस लेने जाऊँगी हो सकता है मैं 500 के 2 नोट लूँ या 1,000 रुपये का 1 नोट लूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। सेम चीज़ थोड़ी ना दी उसने, मुझे नहीं दी ना। तो इसका मतलब होता है कि ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बैंक में पैसे जमा कराना, राइट, बैंक और आपका रिश्ता डेटर और क्रेडिटर का है, और उसी रिश्ते से उसको देखेंगे। ये बेलमेंट को, इसको हम बेलमेंट नहीं बोलेंगे, नंबर 1 बात। लेकिन दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। बैंक के अंदर एक लॉकर होते हैं, लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं लोग, जिसमें ज्वेलरी रखते हैं, अपने जो वैल्यूएबल कागजात या कुछ और चीज़ें रख सकते हैं, जो छोटी इस तरह के आइटम हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं और छोटे साइज़ में हैं, वो लॉकर में रख सकते हैं, राइट। पेपर्स भी रखते हैं लोग, अपने मकान की रजिस्ट्री के पेपर्स रखते हैं या और भी चीज़ें रख सकते हैं। अब बैंक के लॉकर में जो आप ज्वेलरी रख के आए हो, बैंक का कोई मतलब नहीं है उसको छेड़छाड़ करना, और उसके ऊपर बाकायदा आपका लॉक होता है। हालांकि एक लॉक बैंक का होता है और एक लॉक आपका होता है, तो डबल लॉक से वो खुलता है। लेकिन वो ज्वेलरी आपने जो रखी है, वो किस पर्पज़ से रखी है बच्चों? सेफ्टी के पर्पज़ से रखी है। तो अगर आपको लग रहा है कि सेफ़ है तो आप रखोगे, जिस दिन आपको लगेगा भैया सेफ़ नहीं है तो आप निकलवा लोगे, ओके। बीच बीच में आप चेक करने भी जाते हैं, तो क्या बैंक आपके लॉकर में से ज्वेलरी निकाल के कुछ करता है क्या? बिल्कुल नहीं। उनको कोई राइट नहीं होता कि आपके सामान, वो हाथ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक लॉक से वैसे भी नहीं वो आपका लॉकर खुल सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक के लॉकर में जो सामान रखा जाता है वो तो बेलमेंट है, क्योंकि वो मैंने उसको सेफ्टी के पर्पज़ के लिए दिया है। लेकिन बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कराना, दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ बेलमेंट, दैट इज़ जस्ट अ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख सकते हैं। एंड दिस अ रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर बिटवीन बैंक एंड मी, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाह रही हूँ कि जो दोनों पक्षकार हैं उसमें जो जैसे मैंने अगर टेलर को सूट दिया तो मुझे बेलर कहा जाएगा, और जिसको दिया जाता है उसको बेली कहा जाएगा। 2 पर्सन होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं ना, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। एक बेलर मतलब जिसने सामान रखा है, और बेली जिसके पास सामान रखा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट में आ गए हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का है, ये कोई नई बात नहीं है, सब चीज़ें अभी आप कई बातों में सुन भी चुके हो, देख भी चुके हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाला 2 प्रकार से हम इसका डिवीज़न करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। रिवॉर्ड्स के आधार पर जिसमें कंसिडरेशन होगा या जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। पड़ोसी से चेयर्स ली बिना पैसों के ली, और दुकानदार को सूट दिया पैसों से दिया, मतलब उसने स्टिच करने के लिए टेलर ने सूट लिया तो पैसों में लिया। तो एक तरफ बेलमेंट में रिवॉर्ड है, दूसरी तरफ बेलमेंट में रिवॉर्ड नहीं है, राइट। सो रिवॉर्ड के बेसिस पर 2 हो गए ना, एक हो गया बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और एक हो गया नो रिवॉर्ड इन बेलमेंट, राइट। तो बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड जो होता है ना, उसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज़ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, राइट। नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, जिसमें रिवॉर्ड जो है होता है, जिसमें रिवॉर्ड होता है। नॉन जब आ जाए ना, नॉन ग्रेटिशियस का मतलब इसमें रिवॉर्ड होगा। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड भी बोल सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं। एक होता है ग्रेटिशियस बेलमेंट, जिसमें रिवॉर्ड नहीं होता, ओके। तो इसमें आप चेयर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें आप टेलर का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। दूसरा जो बेस कह रहा है दैट इज़ ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य के आधार पर। जैसे मैंने रिपेयर करने के लिए दिया तो मेरा उद्देश्य क्या है? रिपेयर है। मैंने बैंक के लॉकर में सामान रखा तो मेरा उद्देश्य क्या है? सेफ्टी है। मैंने मोची को चप्पल दी तो मेरा उद्देश्य क्या है? रिपेयर है। मैंने टेलर को सूट दिया तो मेरा उद्देश्य क्या है? उसके रूप में परिवर्तन करना, उसकी यूटिलिटी क्रिएट करना, ठीक है। तो इन उद्देश्यों के ऊपर एक बार हम नज़र डालते हैं। पहला है जैसे यूज़ करने के लिए, जैसे मैंने पड़ोसी को कुर्सियाँ दी तो यूज़ करने के लिए दी, ठीक है।
कस्टडी में रखने के लिए, बैंक को क्या दिया, कस्टडी में रखने के लिए दिया। बेलमेंट फॉर कैरेज, कैरेज का मतलब अगर मान लीजिए मैं रोहतक से सोनीपत शिफ्ट कर रही हूँ और मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना सामान दिया है घर का पैक वैक करवा के कि भाई चलो इसको मेरे सोनीपत वाले घर में पहुँचाओ और चार्जेस मैं दूंगी आपको, तो वो उनको सामान पकड़ाना मतलब कैरेज के पर्पज़ से पकड़ाना, क्योंकि वो सामान मेरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप, जैसे टेलर को जो दिया वो शेप में चेंज करने के लिए दिया। बेलमेंट फॉर रिपेयर, जैसे मोची को आपने चप्पल दी। बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग उधार लेते हैं तो बदले में अपने क्या बोलते हैं, अपने घर का सामान ज्वेलरी वगैरह ये गिरवी रख देते हैं। तो ये किसके लिए किया, बेलमेंट फॉर प्लेज। प्लेज का मतलब होता है जब वो किसी लोन के पर्पज़ के लिए, किसी डेट के लिए, डेट का मतलब लोन के पर्पज़ के लिए अगर सामान देते हैं और जब लोन पूरा हो जाएगा सामान वापस आ जाएगा, उसे हम बेलमेंट फॉर पॉन वर्ड भी बोलते हैं और प्लेज भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए क्या चीज़, हम क्या बात कर रहे थे और ये जो इसके उद्देश्य थे, राइट। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट ख़त्म कब होता है, बेलमेंट ख़त्म कब होगा, जब सामान वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा, बेलमेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और भी है, चलो हम एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला जैसे कह रहा है, डूइंग एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स ऑफ बेलमेंट। आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैंने कुर्सियाँ दी थी आपको आपके घर में यूज़ करने के लिए, आपने तो उसको और आगे पड़ोसी को दे दिया, आपने तो कुर्सियों को किराए पर चढ़ा दिया पैसा कमाने के लिए, मतलब इस तरीके से कुछ किया। मैंने तो सूट दिया था सिलने के लिए, आपने जो है सूट सिलकर ना किसी और को दे दिया ताकि मतलब या आप अपने घर में उस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट यूज़। या आपने बेलमेंट की शर्तों में परिवर्तन कर दिया, और मेरी ऑब्वियसली मैं मालिक हूँ, मैं तो देखूँगी ना कि मेरी चीज़ का इस्तेमाल क्या हो रहा है। तो आप अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो बेलमेंट ख़त्म हो सकता है, मैं कभी भी वस्तु आपसे वापस मांग सकती हूँ, चाहे वो उद्देश्य पूरा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। फिर कहता है एट द डिज़ायर ऑफ बेलर इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट। अगर आप ग्रेटिशियस का मतलब होता है जब कोई पैसा नहीं लिया जाता। एक तो मैंने गाड़ी किराए पर दी है तो किराया लेकर गाड़ी दे रही हूँ, तो ऐसे नहीं मैं बीच में मतलब आपसे गाड़ी वापस ले सकती, क्योंकि मैंने किराया ले रखा है आपसे, है ना। लेकिन अगर मैंने गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखी है, चलो 2 दिन आपके घर में शादी है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, अब ले जाओ मेरी गाड़ी, लेकिन मुझे लगेगा कि गाड़ी मैंने, क्योंकि मैं उसका पैसा नहीं ले रही, मेरी फ्रेंड को गाड़ी की ज़रूरत है, मैंने उसको दे दी, कोई दिक्कत नहीं। जब बेलमेंट में रिवॉर्ड नहीं होता ना, जब बिना पैसों का दिया जाता है, उस समय बेलर के पास एक अधिकार होता है, वो कभी भी जाकर अपनी वस्तु वापस मांग सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ने जिस पर्पज़ के, मतलब ऑब्वियसली उसने किसी पर्पज़ के लिए ही आपसे सामान लिया है ना, बेशक आप उसके बदले में कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इतना जल्दी और इतना बिना किसी मतलब उसको, मतलब अगर आपके जल्दी सामान लेने से कुछ एकदम कोई नुकसान उठाना पड़ जाए 1%, तो वो नुकसान की भरपाई फिर आपको करनी पड़ेगी। बेशक आपने उसको बिना पैसों के गाड़ी दी है या बिना पैसों के अपना सामान यूज़ करने दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग इसमें क्या होता है कि ठीक है जी मैंने तो पैसे ले ही नहीं रखे, तो मैं तो अपना सामान कभी भी लेने जा सकती हूँ। हाँ, लेने जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जल्दी के चक्कर में कई बार सामने वाले का कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो वो नुकसान की भरपाई फिर आपको करनी पड़ सकती है। वो तब अगर उसने जो लाभ आपकी वस्तु से लिया है, उस लाभ से ज़्यादा उसको अगर नुकसान हो गया है ना आपकी वजह से, वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। तो मैंने आपको 2 साल के लिए जो है मकान दिया था, 2 साल के लिए मकान तो नहीं, सॉरी 2 साल, क्योंकि वो मकान तो हमारा मूवेबल नहीं है ना, मकान का एग्जांपल नहीं लेंगे। 2 साल के लिए मैंने गाड़ी दी थी, 2 साल के पीरियड ख़त्म हो गया, अब गाड़ी मुझे वापस दे दीजिए, तो वो हो गया एक्सपायरी ऑफ पीरियड पे। फिर कहता है ऑन एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने टेलर को सूट स्टिच करने के लिए दिया था, स्टिच करने के बाद वो सूट मुझे वापस मिलना चाहिए, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट पूरा होने पर। फिर कहता है डेथ ऑफ द बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट। मतलब ग्रेटिशियस का मतलब वही हो गया जिसमें रिवॉर्ड नहीं होता। अगर बेलर और बेली, बेलर या बेली उसमें से किसी की भी डेथ हो जाती है और बेलमेंट बिना रिवॉर्ड का है, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एक तो वैसे भी हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, ग्रेटिशियस में तो हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन डेथ के केस में तो फिर पक्का ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये हो गए हमारे टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के। एक टॉपिक आ रहा है हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है? मैं घर से निकली और जा रही हूँ, तो रास्ते में मेरे को किसी की घड़ी पड़ी हुई मिली। तो या तो मैं घड़ी उठा लूँगी या मैं घड़ी छोड़ के आगे चली जाऊँगी। मैंने क्या किया, घड़ी उठाकर अपने घर लेके आई। तो मैं कौन हुई? आई एम द फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट। मैं उस घड़ी की फाइंडर हो गई। हालांकि मैं घर से ये टारगेट लेकर नहीं चली थी कि मैं घड़ी सर्च करने जा रही हूँ। नो, मुझे तो पता भी नहीं था ना, वो तो किसी को भी नहीं पता होता। इवन जिसकी गुम हुई है उसको भी क्या पता था कि उसकी घड़ी रास्ते में गिर जाएगी? नहीं ना। तो कहने का मतलब होता है कि हम इसको बेलमेंट से भी कनेक्ट करेंगे। अभी देखना तुम, पहले जो बात बता रही हूँ वो यही है कि अगर एक व्यक्ति को किसी और का सामान कहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को, और अगर वो व्यक्ति उस सामान को लेकर आ जाता है या अपने पास रख लेता है, तो उसे कहेंगे हम फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए जी, आप अपने पर अप्लाई करके देखिए। अगर आपको मान लीजिए किसी का सामान मिले तो आप क्या करेंगे? आप उसको लाकर घर ले आएंगे या उसको वहीं छोड़ देंगे? मेरे हिसाब से तो उसको उठाकर घर ही ले आएंगे, क्योंकि मन में यही आएगा कि पता नहीं कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले, या जो भी एक माइंड में बात आ सकती है। तो घर में ले आते हैं, ओके। अब उसके बाद हमारी कुछ ड्यूटी है कि नहीं है? क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी यही है कि हम उसके मालिक को ढूंढें। हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसके सामान की देखभाल करें। हमारी ड्यूटी है कि हम उसके सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उसको बेचने ना, उसको तोड़ फोड़ ना करें। हाँ, अगर हम कोई खर्चा करते हैं उसके, मान लीजिए घड़ी में उठा के लाए, मैंने देखा है तो बंद पड़ी है, तो मैंने क्या किया, घड़ी वाले को दिया और उसने घड़ी ठीक करके दे दी और उसके ऊपर 100 रुपये खर्च हो गए। और उसके बाद मैं उसको यूज़ भी कर सकती, मतलब यूज़ कर रही हूँ, या चलो जो भी है यूज़ नहीं भी कर रही हूँ, वो रखी है घड़ी। और फिर मकान के मतलब घड़ी के मालिक को पता लगा कि घड़ी मेरे पास है, वो मेरे घर पे घड़ी लेने आ गया। अब मैं उसको घड़ी दे रही हूँ, लेकिन मैंने उसको बोला कि भैया वो 100 रुपये दे दो, मैंने इसके ऊपर खर्च किए हैं। अब वो मेरे को मना कर रहा है कि मैं 100 रुपये तो नहीं देता, आपने मेरे से पूछा था क्या? तो भाई फिर तो ठीक है, घड़ी भी वापस करो, फिर तो मैं घड़ी भी नहीं देती। ये आपका अधिकार है कि अगर आप उसके सामान के ऊपर कोई रीज़नेबल खर्चा करते हो तो ये आपका अधिकार है कि आप उस खर्चे की मांग कर सकते हो। और अगर वो देता नहीं है ना, तो आप उस घड़ी को अपने पास रोक भी सकते हो जब तक वो पैसे दे नहीं देता। ठीक है जी, चलिए, मैंने सारा आपको तरीका बता दिया है। अब इसके बारे में वही बातें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, वही पॉइंट्स में है। तो राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है? मेरे अधिकार क्या है? मुझे घड़ी मिली है, मेरा अधिकार यही है कि मैं उस घड़ी को रोक सकती हूँ। इसको बोलते हैं लियन। लियन का मतलब रोकना, ग्रहणा अधिकार, हिंदी में बोलेंगे ग्रहणा अधिकार। ग्रहण में जो चीज़ है ना, जो अधिकार में चीज़ है या जो आपके पास जो चीज़ है, उसको रोक के रखना, उसके ऊपर आपका अधिकार। कब तक? जब तक उससे रिलेटेड खर्चे आपको मिल नहीं जाते। घड़ी को मैं रोक के रखूँगी जब तक उसका 100 रुपया मेरे को वापस मिल नहीं जाता, वरना मैं घड़ी नहीं दूँगी। ठीक है। दूसरा अधिकार मेरा क्या है जी? राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड। अगर मान लीजिए उसने घड़ी को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 50 रुपये इनाम रखा है, तो वो इनाम की हकदार भी मैं हूँ, पर शर्त यही है कि उस इनाम की घोषणा के बाद ही मेरे को घड़ी मिली हो। अगर घड़ी मुझे इनाम की घोषणा से पहले मिली है, ये केस एक आप कर चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, जिसमें सेठ का लड़का गुम होता है और नौकर ढूंढ कर लाता है, और सेठ उसके जाने के बाद ही इनाम की घोषणा करता है, और नौकर उस इनाम को पाने के लिए एक सेठ को बोलता है और सेठ मना करता है। क्यों? क्योंकि एक नौकर को जब बच्चा मिला तो उस समय तक इनाम की घोषणा थी नहीं, या बच्चा नहीं मिला, उसको उस चीज़ का पता ही नहीं था, वो इनाम सोच कर नहीं उसको ढूंढने के लिए गया था, राइट। तो अगर आपकी नॉलेज में ही नहीं है वो चीज़, रिवॉर्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप रिवॉर्ड के लिए केस फाइल नहीं कर सकते, ओके, यानी कि स्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर रिवॉर्ड का हकदार आप हो ना, तो फिर आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। नेक्स्ट इज राइट फॉर सेल ऑफ गुड्स। भाई अब ऐसा है, मैंने बहुत दिन कोशिश करी, मुझे घड़ी का मालिक नहीं मिला, और फिर मैंने क्या किया, उस घड़ी के ऊपर खर्चा भी मैंने इतना कर दिया है, पता नहीं कितने की घड़ी है, और उस पर मैंने खर्चा इतना कर दिया है। तो अगर तो उस का ऑनर ढूंढने से नहीं मिला, मैंने अपनी पूरी कोशिशें कर ली, और सामान कुछ ऐसा है कि जो जल्दी नष्ट भी हो सकता है। हालांकि घड़ी के केस में मैं नहीं कहूँगी, घड़ी क्योंकि अपने आप तो नष्ट होने वाली नहीं है ना, घड़ी तो चलती रहेगी, तो सालों साल चीज़ें चलती हैं ये तो। हाँ, अगर कुछ खाने पीने का सामान आपको मिला, मान लीजिए आप जा रहे हैं और रास्ते में खाने पीने का बैग किसका मिल गया,
उसमें कुछ खाने का सामान है, तो वो आप घर लेकर आ गए। अब उसको वेट थोड़ा ना करोगे, उसको तो आप खा ही लोगे क्योंकि वो तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अगर तो गुड्स ऐसी हैं जो पेरिशेबल नेचर की हैं, पेरिशेबल का मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ ख़राब हो भी गई हैं, या फिर आपने उसके ऊपर जो पैसे खर्च कर दिए हैं ना, वो उसके 2/3 की कॉस्ट के आगे कर दी हैं। मान लो घड़ी 100 रुपये की, आप उसके ऊपर 70 रुपये खर्च किए बैठे हो, 2/3 तो 60 अराउंड बनते हैं, तो 70 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो अब आप घड़ी को बेचने के हकदार बन जाओगे। लेकिन कोशिश करना है कि पहले घड़ी का मालिक मिल जाए। ये सारे राइट्स थे उस पर्सन के जिसको सामान मिला है। अब उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। क्या? एक तो उस सामान की प्रॉपर केयर करना कि कोई उसका गड़बड़ ना करे। दूसरा, ऑनर को ढूंढने में पूरी कोशिश करना। तीसरा, घड़ी हो या कोई भी सामान जो आपको मिला है वो ऑनर को वापस कर देना, लेकिन आप अपना खर्चा रख सकते हो। आप जो है एक्सपेंसेस ले सकते हो जो भी उससे आपने खर्च किया है। और आपकी एक ड्यूटी और भी बनती है कि आप गुड्स को अपने गुड्स के साथ एक तो मिक्स ना करो। मिक्स का मतलब तभी होता है ना जब कुछ, कई बार क्या होता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो आज वैसा ही सेम सामान आपके घर भी है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप दोनों सामानों को अलग अलग रखो ताकि जब भी वो व्यक्ति मिले तो आप उसको उसका सामान पकड़ा सको, ठीक है, और आप उस गुड्स को अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना करो, ठीक है जी। ये था हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स का सीन। अब बात आती है लियन की। लियन का मतलब मैंने आपको बता दिया। लियन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल है आपकी, मेरे पास एक साइकिल है, आप 2 दिन के लिए मेरे घर साइकिल छोड़ के गए हो, ठीक है, और आपने मेरे 500 रुपये उधार भी देने हैं, ठीक है। हालांकि साइकिल और उधार का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। आपने मेरे 500 रुपये उधार भी देने हैं और साइकिल बाई चांस मेरे घर पे रखी है, ठीक है। मैं आपकी साइकिल उस उधार के लिए रोक लूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, होने को करते हैं लोग, ये काम भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हैं, पर जनरली कुछ चीज़ों का अधिकार हमें ना अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ ना, साइकिल को पैसों के लिए मैं रोक नहीं सकती, इट इज़ नॉट अलाउड। हालांकि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आप देखोगे कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लियन का मतलब समझा दूँ। लियन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की कुछ गुड्स आपके पास रखी हैं और उस पर आपने कोई खर्च किया है या उन्हीं गुड्स से रिलेटेड कोई उधार है, तो जब तक वो व्यक्ति वो उधार चुका नहीं देता, आप वो सामान उसको नहीं लौटाओगे। जिस दिन वो पैसा चुका जाएगा, आप ये वाली गुड्स उसको वापस कर दोगे। इसे हम बोलेंगे लियन। लियन का मतलब होता है आपके अधिकार में जो वस्तुएं किसी और की रखी हैं उनको तब तक रोक कर रखना जब तक कि वो व्यक्ति उससे रिलेटेड अपना खर्चा दे नहीं देता। जैसे आपकी साइकिल मेरे पास रखी है और आपकी साइकिल मैंने ना यूज़ करने के लिए ली थी, और फिर क्या हुआ कि उसकी कई बार चेन निकल गई, कई बार उसका ब्रेक ख़राब हो गई, कई बार उसमें कुछ गड़बड़ें आई, तो मैंने क्या किया, आपको तो मैं क्या कहूँ, मैंने उसके ऊपर 300-400 रुपये लगा दिए। अब 2 दिन के बाद आप साइकिल लेने आए, तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं आपसे पैसे ले लूँ? ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मैं इतना खर्चा हुआ है जी, आपने कहा जी नहीं, मैंने थोड़ी ना कहा था, तो ठीक है, आपने नहीं कहा था तो मैं साइकिल को रोक लूँगी, मैं साइकिल दूँगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपने मेरे पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि उस साइकिल को मैंने क्यों रोका? क्योंकि उसी साइकिल के खर्चे ड्यू थे जो आपने मुझे नहीं दिए। इसे बोलेंगे हम पर्टिकुलर लियन। इसे बोलेंगे हम लियन, तो बोलेंगे, लेकिन लियन भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक पर्टिकुलर लियन और एक जनरल लियन। पहले तो आपको लियन का मतलब समझ में आ गया, वस्तुओं को रोक कर रखना किसी लोन डेट के चक्कर में, यानी कि कोई भी ऐसा क्लेम आपका उस पर्सन के ऊपर है तो आप वस्तुओं को रोक सकते हो, ठीक है। और इसे मैं ना पोजेसरी लियन भी कहूँगी। पोजेसरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वस्तुएं वो देकर नहीं गया, ये वस्तुएं ऑलरेडी आपके अधिकार में पहले से ही हैं। पहले से ही साइकिल आपके घर पे रखी थी, पहले से ही उसका कुछ सामान आपके पास था, वो स्पेशल अभी देने नहीं आया है। तो लियन का जो सीन क्रिएट होता है वो तब क्रिएट होता है जब किसी और की वस्तुएं पहले से ही आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तो 2 पक्षकार हैं ही हैं,
और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि मैं तेरे घर सामान छोड़ के जाऊंगा और तुझे रोक लेना, ऐसा नहीं होगा। ये बाय चांस, ये लॉ के हिसाब से, ये कानून ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप उस वस्तु को रोक लो। कानूनी तौर पर आप वस्तु को रोक रहे हैं, आप कोई अनऑथराइज तरीके से नहीं रोक रहे हैं, आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपका अधिकार बनता है कि आपका उधार देना है ना, तो वो जब तक देता नहीं है आप उसको, उस वस्तु को ना दो। तो ये जो सीन क्रिएट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं हुआ है, ये लॉ से क्रिएट हुआ है। दिस इज़ नॉट क्रिएटेड फ्रॉम दिस इज़ क्रिएटेड फ्रॉम स्टैच्यूट और लॉ। स्टैच्यूट का मतलब लॉ ही होता है, नॉट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है दोनों के बीच में कि भाई मेरी साइकिल को तुम रोक लेना, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके सामान को कोई और रोक ले, ठीक है। दूसरा है द पोजेशन मस्ट बी राइटफुल। पोजेशन का कहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप अगर रोक रहे हो तो लीगली रोक रहे हो। नेक्स्ट इज राइट ऑफ लियन इज ए राइट टू पोजेस समथिंग। ग्रहणाधिकार का जो अधिकार है वो किस चीज़ को है, किसी चीज़ को अधिकार में रखना है, सेल करना नहीं। आप उसको सेल नहीं कर सकते। सेल सिर्फ दो ही कंडीशन में कर सकते हो, एक कि वो वस्तु ख़राब होने वाली है, और दो, उस वस्तु के ऊपर आपने इतना खर्च कर दिया है जो उसकी कॉस्ट के 2/3 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तीसरा कह रहे हो, नेक्स्ट कह रहे हो राइट ऑफ लियन इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। आप ये वाला अधिकार किसी को दे ही नहीं सकते। मान लीजिए साइकिल मेरे घर रखी है, मैंने और आगे फ्रेंड को दे दी, ले भाई तू भी रख ले साइकिल को और रोक लेना, देना मत, ऐसा नहीं कर सकती मैं। इस अधिकार को मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ये अधिकार सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। लियन टर्मिनेट्स व्हेन द बेलीज डिमांड्स आर मेट। जब वो अपने 200 रुपये 300 रुपये मुझे दे गया, क्या फिर भी मैं साइकिल को रोक लूँगी? नहीं, फिर तो मुझे साइकिल को देना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मैंने उसकी साइकिल भाईचारे में आके वैसे ही उसको दे दी कि भैया कोई बात नहीं, तू उधार बाद में दे दिए, ले साइकिल पकड़ तो जैसे ही साइकिल उसके हाथ में आई ना, लियन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लियन की तो बेसिक कंडीशन ही यही है कि वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसी में रहनी चाहिए, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ लियन जो मैं अभी भी बता चुकी हूँ। पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है कि जब उसी वस्तु को रोकना जिस वस्तु से रिलेटेड खर्चा ड्यू है और उसने अभी पे नहीं किया है। जनरल लियन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को रोक लेना किसी भी और उधार के लिए। ये नहीं है कि साइकिल को रोका साइकिल के खर्चों के लिए। साइकिल को रोका है वो 500 रुपये जो तुमने मुझसे जो है कहीं तुम दिल्ली विल्ली जा रहे थे और तुम्हारे पास उस टाइम टिकट का किराया नहीं था तो मैंने दिए थे, तो वो साइकिल से रिलेटेड उधार थोड़ी ना हुई, वो तो वैसे होगी, जनरल हो गई। तो आपका जनरल लियन का मतलब होता है कि आप उस वस्तु को रोक लेना जिस वस्तु से रिलेटेड वो डेट या लोन ड्यू नहीं है, ठीक है। अब ये लिस्ट आपको दे रखी होगी। पर्टिकुलर लियन का राइट किस किस को होता है? एक तो फाइंडर ऑफ गुड्स को होता है। अभी फाइंडर ऑफ गुड्स को बोला है ना कि मुझे घड़ी मिली तो मैं घड़ी को ही रोक सकती हूँ। किसके लिए? जो पैसा मैंने उस पर खर्च किया है। पॉनीज अभी आगे आएगा एक वर्ड, पॉनी। अभी पॉन आपने वर्ड सुना है ना, प्लेज मतलब आप करते हैं, आप उधार के लिए, यानी कि ज्वेलरी रखी है मैंने गिरवी के लिए, तो जिसके पास गिरवी रखी है वो ज्वेलरी को ही तो रोकेगा ना, क्योंकि उसी पे तो उधार ले रखी है। अनपेड सेलर, आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो, लेकिन जब तक आप उसके पूरे पैसे नहीं देते वो आपको सामान देता है क्या? नहीं। टीवी लेके आई हूँ मैं, लेकिन टीवी तो वहीं पड़ा है जी, मैंने 1,000 रुपये अभी देना बाकी है, तो जब तक मैं वो 1,000 रुपये नहीं देती टीवी वो मुझे हो सकता है ना भी दे, ठीक है। सिमिलरली बेलीज, नॉर्मल बेलीज जितने भी पढ़ोगे ना उन सबको पर्टिकुलर लियन का राइट होता है, जनरल लियन का राइट नहीं होता है। एजेंट कौन होता है? जो किसी पर्सन के बिहाफ पर उसके लिए काम करता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। तो अगर एजेंट जो जिसके लिए वो काम करता है ना उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो अगर प्रिंसिपल उसकी सैलरी नहीं देता या प्रिंसिपल उसका कोई मतलब ये लगा लो प्रिंसिपल के कहने पर उसके सामान बेचता है, तो अगर उसने जो है सामान बेचने के बदले में कमीशन देना है लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो जो बाकी का सामान बचा हुआ होगा ना उस सामान को वो तब तक नहीं देगा जब तक उसका कमीशन उसको मिल नहीं जाता। लेकिन जनरल लियन का राइट जो है, मैं एक ही एग्जांपल दूंगी सिर्फ बैंक का। बैंक आपकी वस्तुओं को जो रखता है, आपकी ज्वेलरी को जो रखता है, लेकिन ज्वेलरी पर कोई खर्चा थोड़ा ना किया है, या आपके किसी भी उधार के लिए आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को वो लियन कर सकता है, ठीक है। तो बैंक के पास जनरल लियन का राइट भी होता है। फैक्टर्स होते हैं आड़तीये, जो मंडियों में आपने आड़तीये सुने होंगे, ये इनके पास भी इसका राइट होता है। मैं इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं उठा रही हूँ जानबूझ के,
और अदर्स हु गिव सच राइट्स बाय ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट करके कोई राइट दिया गया है ना, तो उसमें भी हम जनरल लियन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 2 तरह के लियन होते हैं, पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। ओके, अब इन दोनों में हम अंतर करेंगे। पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर लियन का मतलब है, पर्टिकुलर लियन बता दिया, उसी वस्तु को रोकना जिस वस्तु से रिलेटेड स्किल या लेबर का कुल खर्च हुआ है और वो आपका भी देना उसने बाकी है। ठीक है, ये वो राइट है जिसके अंतर्गत आप किसी भी वस्तु को किसी भी पेमेंट के लिए लॉफुली रोक सकते हो। फिर ऑपरेशन, पर्टिकुलर लियन में क्या करते हो, आप गुड्स को रिटेन करते हो, क्योंकि उन्हीं गुड्स पर आपने क्या किया है, लेबर और कुछ ना कुछ काम किया है। इसमें प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाता है। जनरल वही एक ही चीज़ है, इसने ना खामखा में 2 पॉइंट बना दिए हैं, मतलब सेम ही है। ठीक है, इसको मैं तो ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंटाइटलमेंट, किस किस को ये अलाउड है, मैंने आपको नाम बता दिए थे। इसमें बैंकर्स हो गए, आड़ती हो गए। ठीक है, वार फिंगर्स बता देती हूँ। वार्फ होता है ये जो आपने देखा होगा, जब ये बड़ी बड़ी बंदरगाहें होती हैं जहाँ पर सामान उतरता है, लोड और होता है, अपलोडिंग और अनलोड होता है, तो उसमें क्या होता है कि उस पर सामान उतारने और चढ़ाने की इजाज़त वो तभी देते हैं जब उनके चार्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो किसी भी सामान को तब तक रोक सकते हैं जब तक उनके चार्जेस नहीं मिल जाते। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब बात करेंगे बेलीज़ के पर्टिकुलर लियन की। ये बात मैं कई बार कर चुकी हूँ। बेली को पर्टिकुलर लियन का राइट होता है, जनरल लियन का राइट नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए तो बेली को यहाँ डाला है, यहाँ नहीं डाला है। राइट, बेली को पता है कि जो काम वो कर रहा है, उस जैसे टेलर आपका सूट रोक सकता है, मोची आपकी चप्पल रोक सकता है। ठीक है, और जो है उसमें ये होता है कि वो जब तक उसको उसके चार्जेस नहीं मिल जाते, आपने कोई काम किया है, टेलर ने आपके सूट पर काम किया है, मोची ने आपकी चप्पल ठीक की है, और आपको दोनों के बीच में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये गुड फेथ में हुआ था। और अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ था, देखो वैसे तो ऐसा नहीं होता है, आप किसी की वस्तु ऐसे थोड़ी ना लेके आ सकते हो उसके घर से जब तक वो आपको देता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो खैर मस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और दोनों ने अपने आपस में कोऑपरेट करके ही एक दूसरे से ये बात डिस्कस करके ही ये सब हुआ है। तो आप टेलर को सूट देने गए हो तो टेलर आपके घर तो नहीं बुलाने आया ना, आपको आप ही देने गए हो। तो कहने का मतलब होता है कि आप दोनों की इच्छा से ही वो काम हो रहा है। तो जब तक वो आपका काम नहीं कर देगा तब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे, और जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपको सूट नहीं देगा। तो बेली को भी पर्टिकुलर लियन का राइट होता है। ठीक है, सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे हिसाब से। इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा है कि बेलमेंट किसे बोलेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कैसे टर्मिनेट होता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है, लियन का क्या मतलब होता है, कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।